जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय आ गया हूँ फिर से अपनी नई वीडियो के साथ। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीसीसी हिंदी पर। आ गए हैं हम 12th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे आज दोस्तों। हिस्ट्री ये पहली क्लास है हमारी हिस्ट्री की और पहली वीडियो है हमारी। बात करते हैं क्या है हड़प्पा सभ्यता, क्या है इसकी विशेषताएं और क्या है इतिहास। आइए जानते हैं इतिहास को और हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा इसका हड़प्पा सभ्यता और क्या इसके अन्य नाम हैं उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता, सिंधु नदी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, जी हाँ दोस्तों, इन काफ़ी नामों से इस सभ्यता को जाना जाता है। सभ्यता यानी कि इंसान का रहने का रहन सहन, कैसे वो रहा, इतिहास में कैसे कैसे लोग रहे, कहाँ उनका बसावट हुआ, कैसे खान पान किया, क्या कृषि रही, क्या उनका रहन सहन रहा, क्या शिल्प उत्पादन रहा उनका, वो वेरियस चर्चा हम जिस पे करते हैं वो होती है एक सभ्यता। इंसान कैसे रहता है, कैसे जीता है, क्या जीवन निर्वाह के तरीके होते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जैसे नाम से स्पष्ट है हड़प्पा सभ्यता, इसके जैसे कि और भी नाम है सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता, सिंधु नदी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता। बात करते हैं इनको ये नाम कैसे मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो सिंधु नदी, आप मैप देखेंगे दोस्तों जब भारत का, तो ड्राइंग पे ना जाएं और ये देखेंगे जो भारत से सिंधु नदी आती है उसके पश्चिम में हड़प्पा नामक शहर में, यानी कि हड़प्पा नामक स्थान पर पूरब की तरफ हम जाएंगे, यानी कि हड़प्पा नामक स्थान पर इसके सर्वप्रथम अवशेष मिले थे, यानी कि मोहरें मिली थी और भी अवशेष मिले थे। इसलिए इसको इस स्थान पर मिलने के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इसमें और भी बस्तियां मिली, जैसे कि इसके पूरब में जाएंगे तो मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, ये और भी वो स्थान रहे हैं जहाँ पर इसकी बस्तियाँ मिली हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं इसकी और भी, जैसे सिंधु सभ्यता, यानी कि सिंधु नदी के पास में जितनी भी आज अधिकतर सभ्यताएं रही इतिहास में वो किसी न किसी नदी के पास बसी हैं, क्योंकि लोग वहाँ बसना पसंद करते हैं जहाँ पर सहूलियत हो, यानी कि जल की उपलब्धता हो कृषि के लिए, पीने के लिए और भी कई कार्य करने के लिए। तो सिंधु सभ्यता जैसे आप पढ़ेंगे यूरोप जो अफ्रीका की सभ्यता, नील सभ्यता, नील की सभ्यता यानी नील नदी के रूप में विकसित हुई। तो ऐसे कांस्य सभ्यता, यानी कि इस ज़माने में कांस्य धातु का अधिक उपयोग था, इसीलिए इसको कांस्य सभ्यता भी कहा गया है दोस्तों। और सिंधु नदी सभ्यता क्योंकि सिंधु नदी के पास थी। सरस्वती सभ्यता क्योंकि सरस्वती भी यहाँ पर थी, क्योंकि सरस्वती आज नदी समाप्त हो चुकी है, इसलिए ये नाम नहीं रहे जाते हैं। आइए और बात करते हैं क्या है सभ्यता के पश्चात में। सभ्यता में जाएंगे भारत में, यानी कि इसके बहुत से हिस्से, यानी कि बहुत सी बस्तियां, लगभग 2800 के आसपास बस्तियां मिली हैं। उसमें से कुछ हिंदुस्तान में हैं और उससे पूर्व यानी कि पाकिस्तान में हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो शिवालिक श्रेणी, यानी कि नॉर्थ में जो शिवालिक श्रेणी है उत्तर में, वो इसकी सीमाओं का निर्धारण करती है। उसके बाद जो पश्चिमी हिस्सा है इसका, यानी कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा है, वो इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है दोस्तों। मेरठ जो दिल्ली के पास का पश्चिमी हिस्सा, पूरब का हिस्सा पड़ता है, यानी कि यूपी का जो पश्चिमी हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा, उत्तर पूर्वी हिस्सा पड़ता है, जो उसकी पूर्वी सीमा बनाता है। दक्षिणी हिस्से में जाएं तो अरब समुद्र के पास जो बस्तियां बसी हैं, इसलिए उसकी पश्चिमी जो इसकी दक्षिणी सभ्यता, यानी कि दक्षिण की जो इसकी डायरेक्शन है वो निर्धारित करता है दोस्तों।
आगे बात कर लेते हैं कि इसकी क्या क्या और भी वेरियस फैक्टर रहे हैं। क्या है सभ्यता, बात करते हैं आगे क्या है सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 1853 में जे कनिंघम यानी कि कनिंघम जो अंग्रेज़ अफसर थे, उनको सर्वप्रथम कुछ अंग्रेज़ अधिकारियों ने यहाँ पर उनको कुछ मोहरें ला के दी सड़क से संबंधित, पर वो उनका ठीक से अनुमान नहीं लगा पाए कि वो एक विकसित सभ्यता के अवशेष हैं और उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान पर्याप्त नहीं दिया गया। इसके बाद समय बदला और समय आया 1921। दयाराम साहनी और 1922 में रखालदास बनर्जी, ये वो दो व्यक्ति हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो। दोनों की खोज हुई। उसके बाद ये सभ्यता और विकसित और आगे और भी इसके स्थल खोजेगा, जैसे लोथल, धोलावीरा, चंदहुदड़ो, कालीबंगान, सुतगेंडोर। ये वो हड़प्पा के स्थल हैं, यानी कि वो बस्तियां हैं जहाँ पर ये बसी। बात करते हैं कि क्या इस सभ्यता में है आगे की विकसित हुई, क्या इस सभ्यता में चर्चा करेंगे, उनकी बात करते हैं कि क्या है ये सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः हम देखते हैं निर्वाह के तरीके क्या रहे हैं। निर्वाह यानी कि जीवन प्रत्याशा, यानी कि लोग जीवन जीते थे तो क्या करते थे, क्या उनका रहन सहन था, क्या व्यवसाय था। तो व्यवसाय में उनके बहुत तरीके हैं, यानी कि जीवन निर्वाह का मुख्य रूप से अगर कार्य कहा जाए तो कृषि, पशुपालन और शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन की कारीगरी जो भी उनको कर सकते थे उस समय की, जो भी पच्चकारी का हो। कृषि में बात करें कि कृषि में क्या क्या रहा, तो किन किन चीज़ों की कृषि करते थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर पढ़ेंगे, यानी कि आज का जो हमारा पश्चिमी भारत है उसमें लगभग 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर से 30, 35, 40 इसी के मध्य तक बरसात होती है। लेकिन जो स्थिति आज पश्चिमी भारत की स्थिति है वो पूर्व में नहीं थी, यानी कि ये इतिहास में जब पढ़ा जाता है तो ये काफ़ी उपजाऊ भूमि यहाँ पर थी, यानी बरसात भी बहुत पर्याप्त मात्रा में होती थी। यहाँ जंगल थे, यानी कि यहाँ पे लकड़ियाँ थीं। तो ये एक विकसित सभ्यता, लोग यहाँ रहते थे और पशुपालन और कृषि किया करते थे। तो पशुपालन और कृषि तो वो क्या करते थे, उसी के साथ हम देखते हैं कि कृषि में वो क्या क्या करते हैं। कृषि में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। कृषि में गेहूँ, जौ, राई, उसके बाद हम बात करें आगे तो मटर, तिल और आदि और भी कई फसलों का वो उत्पादन करते थे। ये कई तरह की फसलों का उत्पादन करते थे। हमें ऐसे अवशेष नहीं मिले अभी तक कि इन फसलों की कटाई के लिए वो किन औजारों का प्रयोग करते थे, कि वो हंसिए का प्रयोग करते थे, हल का प्रयोग करते थे। ऐसे साक्ष्य हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, तो हम पूर्ण रूप से नहीं बता सकते कि क्या उनके हथियार रहे होंगे, क्या औजार रहे होंगे जिनसे वो कृषि का कार्य करते होंगे। हल की बात करते हैं कि प्रौद्योगिकी क्या इस्तेमाल किया गया है। कुछ जगहों पर हमें हल के अवशेष मिले हैं, यानी कि जब खेती करते हैं जो हल रहता है उनकी फसल कटाई के पश्चात जो ऐसे निशान होते हैं खेत में वो हमें मिले हैं कई जगहों से। तो इतिहासकारों ने प्रमाण निकाला है कि शायद वो हल से परिचित थे। हल से तो हमें नहीं मिले हैं, फिर भी उन्होंने इससे एक अनुमान लगाया है कि हल शायद उस ज़माने में प्रयोग होता था। हल का प्रयोग था, क्या वो हल खुद खींचते थे
ऐसा भी नहीं। तो वृषक का उदाहरण मिलता है, यानी कि वो वृषक से भी परिचित थे। वृषक माने हमारा बैल, यानी कि वो बैल से खेती करते, यानी कि बैल को खेतों में चलाते थे वो। और हल के इस्तेमाल से, हल की शक्ति और बैल की शक्ति से मिलकर खेती में बहुत प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे थी उस ज़माने की, टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, प्रौद्योगिकी। तो खेती में बहुत विस्तार था, तरह तरह की फसलें उत्पादन करते थे। उसके बाद देखते हैं कि बैल ही नहीं था, राजस्थान में ऊंट भी एक जानवर रहा है कृषि कार्य में। वह लोग हाथी, गैंडा, बकरी, भेड़, बिल्ली, कुत्ता आदि जानवरों से भी परिचित थे दोस्तों। यानी कि अगर पशुपालन की बात करूं तो पशुपालन में वो बकरी, भेड़, बिल्ली, अगर पशुपालन में ना आए क्योंकि पशुपालन से कुछ नहीं मिलेगा, उसमें फिर हम बात करें भैंस, ऊंट, ये आदि का भी वो पालन करते थे, जो दुधारू पशु थे जिनसे वो दूध लेते थे। आगे बात करें कि शिल्प उत्पादन में क्या रहा है। शिल्प उत्पादन में यानी कि कई जगहों से उनमें शिल्प उत्पादन भी किया करते थे। शिल्प उत्पादन यानी कि कारीगरी। दोस्तों कारीगरी की बात करें तो कई तरह की कारीगरी करते हैं, जैसे कि कई तरह के मनके बनाना, मृदभांड बनाना, मूर्तियां बनाना, लोगों के लिए आभूषण बनाना, बर्तन बनाना और तरह तरह की विलासिता की वस्तुओं का निर्माण करना। चंद हुदड़ों की बात करें तो ये 7 हेक्टेयर में फैली हुई वो जगह है जो इन शिल्प उत्पादन क्रियाओं का केंद्र रहा है, जहाँ से ये सारा कार्य होता था। कालीबंगा जहाँ से चूड़ियाँ बनती थी। अब ये सामान स्थानीय स्तर पर तो मिलता नहीं था, अब ये सामान कई दूसरे देशों से भी आता था, यानी कि अफ़गानिस्तान से, ओमान से, या हमारा जो समुद्र का पश्चिमी हिस्सा है यानी कि जहाँ आज पाकिस्तान है, वहाँ से भी सुतका गेंडोर से शंख आदि और बहुमूल्य पत्थर, नीलम, यानी कि जो अफ़गानिस्तान से आते हैं बहुमूल्य पत्थर, राजस्थान से हमारा तांबा, ये वो चीज़ें हैं जो वो स्थानीय स्तर पर ना मिलकर वो दूसरी जगहों से इनको मंगाते थे। आदि बात कर लेते हैं कि आगे भी क्या रहा है इसमें शिल्प उत्पादन के बाद। अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या रही है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में उनके घर कैसे थे। अब उनके घर की बात करते हैं, यानी कि घर का निर्माण कैसे हुआ है दोस्तों। घर की बात करें यानी कि स्थापत्य कला की बात करें, जिसको हम हेडिंग भी देंगे स्थापत्य कला। स्थापत्य कला यानी कि घर की बात करें, यानी कि मोहनजोदड़ो की बात करें। मोहनजोदड़ो में 2 तरह के घर मिले हैं मुख्यतः, एक जो ऊंचाई पे बसाए गए हैं और एक जो निचला शहर है। मुख्यतः 3 स्तर पर भी मिले हैं, यानी कि मिडिल क्लास के लिए, एक अपर क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए। अपर क्लास में बात करें तो इसको 2 जगह दाम दिए गए हैं इसमें हड़प्पा में। 2 तरह की बस्तियां मिली हैं दोस्तों, यानी कि बस्तियों की बात करें तो विकसित शहर मिले हैं पूरी की पूरी तरह से। क्या है ये विकसित शहर, बात करते हैं। मोहनजोदड़ो यानी कि दुर्ग और निचला शहर, ये 2 तरह की बस्तियां मिली हैं मुख्यतः। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल माना जाता है इस जगह का, लगभग 125 से
500 हेक्टेयर के बीच में। लगभग किसी बुक में आप इसको 500 हेक्टेयर मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में 125 हेक्टेयर दिया है, तो आप 125 पे ही फोकस करें, क्योंकि यही सबसे बड़ा स्थल माना गया है इसका। लगभग 1200 लाख वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला है, जितना पाकिस्तान है उससे लगभग कई वर्ग बड़े क्षेत्र में आज ये बस्ती विकसित है, यानी कि ये सभ्यता इतनी बड़े विशाल क्षेत्र में विकसित हुई। बात करते हैं दुर्ग की, कि दुर्ग क्या है। दुर्ग ऊंचाई पर बसाया गया एक, कह सकते हैं कि विशेष जगह है, जिसका इस्तेमाल विशिष्ट या विशेष अनुष्ठान के लिए किया जाता है, यानी कि विशेष अनुष्ठान के लिए दुर्ग का प्रयोग किया जाता है। दुर्ग क्या है? दुर्ग ऊंचाई पर बसा हुआ एक स्नानागार या कोई गोदाम। बात कर लेना कि क्या है। दुर्ग ऊंचाई पे बसा हुआ एक शहर कह सकते हैं हम, यानी कि जिसको एक पूरा का पूरा चबूतरे पे बनाया गया है। ये माल गोदाम है या विशेष चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो एक बड़ा स्नानागार मिला हुआ है। अब स्नानागार पक्की ईंटों को बनाया गया है, और उसके ऊपर ये यानी कि नीचे की चीज़ें तो हम मिल चुकी हैं, यानी कि नीचे के अवशेष जो है उसके वो तो हमें मिले हैं, लेकिन ऊपर की जो भुजा है यानी कि उसकी जो छत है वो शायद लकड़ी की बनी थी, तो समय कालखंड के हिसाब से वो ख़त्म हो गई हैं, तो वो नहीं मिली है पर्याप्त मात्रा में। विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार क्या है? कई फिल्मों में भी आप देख पाएंगे इसको, कि नीचे उतरने के लिए जलाशय में सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ यानी कि नीचे की तरफ उतरती हैं। 3 तरफ इसके गलियारे हैं, यानी कि एक प्रवेश द्वार और 3 तरफ इसके गलियारे, जैसे गलियों घर में होते हैं आजकल। उसके उधर फिर गलियारे के उधर कमरे बने हुए हैं। इन कमरों में विशेषकर एक बड़ा कुआं, और इन कमरों का इस्तेमाल शायद अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता। मान लेते किसी के लिए राशन रखने के लिए, अगर कोई दान दे तो उसको राशन के लिए भंडार गृह रख लिया, खान पान बनाने के लिए। और कुछ छोटे दक्षिण की तरफ हमें चार और यानी कि 8 छोटे स्नानागार भी, स्नानाघर और स्नानागार मिले हैं। ये शायद जब विशेष अनुष्ठान जैसे होली, दिवाली या ऐसा कोई फेस्टिवल उस ज़माने में होगा, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता होगा, या अत्यधिक भीड़ बढ़ जाने की स्थिति में वो इनका इस्तेमाल करते होंगे, छोटे वाले का। और इनमें बहुत सारे कमरों में यानी कि महिलाओं के लिए शायद प्रबंध किया होगा विशेषकर, क्योंकि महिलाएं खुले में अपने वस्त्र का चेंज नहीं कर सकती हैं, उनके लिए बदलने के लिए ये अलग से व्यवस्था की गई थी। लोग दूर दूर से आए, उनके रहने की व्यवस्था यानी कि आश्रय स्थल की व्यवस्था की गई है। और बरसात हो तो ये गैलरियों का इस्तेमाल किया गया ताकि वो लोग यहाँ से बच सकें, यानी कि यहाँ रुक सकें, यानी कि विशेष अनुष्ठान के समय इसका प्रयोग किया जाता था। तो एक अनुष्ठान के समय इसका, इन सब का पानी एक नाली के द्वारा एक बड़े नाले में पहुंचाया जाता था, और इन सब का भी इस नाली के द्वारा ही इस विशेष नाले में जल निकासी की प्रणाली की गई थी इसमें। तो ये था दुर्ग, यानी कि ऊंचाई पे बसा हुआ एक शहर या विशेष अनुष्ठानिक मंदिर भी कह सकते हैं, ये वो चीज़ है। आगे बात करते हैं क्या है इसमें। दुर्ग का सीधा सा मतलब जब इतिहास पढ़ें तो उसमें किले को भी कहा गया है। किले का मतलब वैसे दुर्ग होता है। इसको भी चारों तरफ से एक भारी भरकम दीवार से घेरा गया है, सुरक्षा की दृष्टि से और भी दृष्टि से, यानी कि आजकल के जो मंदिर भी होते हैं उसमें भी दीवारों से घेरा जाता है। और अधिकतर इतिहास में जितने भी मंदिर या जितने भी राजपाट रहे हैं
उनको अधिकतर दीवारों से यानी किलेबंद किया जाता है। एक मजबूत दीवार से उनको चारों तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से उनको दीवार बनाई जाती है। तो शायद ये भी दीवार इसी दृष्टि से बनाई गई है। यहाँ पर बात करते हैं निचले शहर की। क्या है निचला शहर? निचले शहर की बात करते हैं कि निचले शहर में कैसी बस्ती है या निचला शहर कैसा है। निचला शहर, निचला शहर यानी कि जब विशेष अनुष्ठान के लोग या वहाँ पे विशेष लोग रहने लग गए तो निचला शहर का भी निर्माण किया गया। निचला शहर हम जब देखते हैं तो जो व्यवस्था आज हमें देखने को मिलती है मॉडर्न टाइम पीरियड में, यानी आधुनिक भारत में या आधुनिक समय में, यही व्यवस्था इतने पुराने टाइम प्राचीन काल में भी ये व्यवस्था थी। यानी कि कह सकते हैं हम हड़प्पा सभ्यता को जब पढ़ते हैं तो हम पूरे गर्व से कह सकते हैं कि हम एक विकसित सभ्यता हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो मिला है वो विकसित सभ्यता के अवशेष हैं। यानी कि हम या भारत की सभ्यता बाकी दुनिया में कहीं ज़्यादा विकसित थी। यानी कि इसीलिए हम इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को मानते हैं। जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन इसको बताया जाता है, हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से काफ़ी उन्नत थी। यहाँ पर विशेषकर सफाई का ध्यान दिया गया है। साफ सफाई का ध्यान दिया गया है। जल निकासी का प्रबंध किया गया है और बाज़ारों में भीड़ ना हो, यानी कि बाज़ारों में भीड़ ना हो, साफ़ सफाई रहे, इसके लिए जो घर का प्रवेश द्वार है यानी कि एंट्री गेट है वो मेन गली में ना खुल के पीछे की गली में है। उसकी चर्चा करेंगे अभी निचले शहर में। तो ये मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यता भी रही, फिर भी इसे सबसे आधुनिक और मॉडर्न सभ्यता उस ज़माने की माना गया है। क्या है, बात करते हैं एक बार कि क्या है निचले शहर में। तो हम जैसे ही निचला शहर देखते हैं, उसका मैप देखते हैं, हमें पता लगता है कि नालियाँ और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जिसको हम ग्रिड पद्धति कहते हैं। ये आ जाता है कई बार क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता किस पद्धति बनाया, तो ग्रिड पद्धति बनाया। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? सबसे पहले तो हम कहते हैं कि 1981 में हड़प्पा सभ्यता, 1922 यानी कि हड़प्पा स्थल खोजा गया, 1922 में मोहनजोदड़ो खोजा गया। खोजा किसने? 1921 में दयाराम साहनी ने और 1922 में रखालदास बनर्जी ने। ऑप्शनल पॉइंट में ये क्वेश्चन कई बार आएंगे। बात करते हैं ग्रिड पद्धति, यानी कि नालियाँ और सड़कें एक दूसरे पर, यानी कि पहले से नियोजित पद्धति पर इसको बनाया गया है। यानी कि पहले सड़कें और नालियों की व्यवस्था की गई, तत्पश्चात उसके आवासों का निर्माण किया गया है। अब आवास क्या है कि जो कमरे बनाए गए हैं, जो घर बनाए गए हैं, वो पहले नाली फिर उसके पश्चात घर बनाए गए हैं। यानी कि अब इसमें बात करें घरों की, तो घर की विशेष व्यवस्था कैसे की गई है उसकी बात कर लेते हैं कि घर कैसे बनाए गए हैं। कि घरों पे चर्चा कर लें एक बार। हड़प्पा सभ्यता में घर 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला भी मिले हैं। 1 मंजिला घर की बात करें, यानी कि जो घर बनाया है वो आंगन पर केंद्रित है। यानी कि पहले आंगन बनाया गया, उसके चारों तरफ गैलरी बनाई गई और उसके तरफ कमरे बनाए गए हैं। आंगन का प्रयोग आंगन में खाना पकाने, कताई करने, यानी कि जो रुई का धागा बनाते हैं उसको कताई करना कहते हैं, कताई करने और अन्य कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। खासकर ग्रीष्म यानी कि गर्मी के समय, गर्मी और सर्दी के समय। गर्मी के समय मुख्यतः सारे जब यहाँ पर आंगन में रहकर चर्चाएं होती हैं और रह सकते हैं। यहाँ पर जो पहली मंजिल मिली, यानी कि जो भूतल मिला है, जो ग्राउंड फ्लोर है, उसकी दीवारों में कोई भी खिड़की नहीं है। दूसरे और तीसरे तल पे जाने के लिए, यानी दूसरी और तीसरी मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था की गई थी। यानी कि सीढ़ियों के अवशेष मिले हमें हड़प्पा सभ्यता में। तो इस तरह से घरों का निर्माण किया गया। एक विशिष्ट कमरे में कुएं का निर्माण किया गया है। यानी कि
अगर कोई व्यक्ति ये इस तरह से बनाया गया था कि कोई भी व्यक्ति सीधा कुएं के पास जा सके, यानी कि कुएं के पास अगर कोई राहगीर भी गुजर रहा है तो वो पानी पिए और चला जाए, वो घर में ना आए। यानी कि कुएं की व्यवस्था सिर्फ अकेले उनके लिए ही नहीं थी, राहगीर भी उससे पानी पी सकते थे। मुख्य द्वार की बात करें तो मुख्य द्वार से सीधा आंगन का अवलोकन, यानी कि आंगन नहीं देखा जा सकता था। और बात करें इसकी तो खिड़की, एक हर घर में लगभग एक स्नानागार यानी कि बाथरूम मिले हैं, जो उस समय की सभ्यता है। यानी कि अगर उससे पहले की सभ्यताओं में हम देखें तो इस तरह की व्यवस्था नहीं है। यानी कि जो लाज शर्म सभ्यता हम देखने को मिल रही है वो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। यानी कि स्नानागार, जो बाथरूम का कॉन्सेप्ट है वो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। शौचालय का कॉन्सेप्ट, जो टॉयलेट का कॉन्सेप्ट है, वो भी हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है, जो इससे पूर्व की सभ्यताओं में नहीं मिला है कहीं भी। और जल निकास प्रणाली, यानी कि ऊपर से आने वाला जो बरसात होती है उसके पानी की भी एक खास व्यवस्था की गई है। यानी कि अब इसकी नालियों की व्यवस्था करें तो ये घर इस तरह से है, और इन स्नानाघर की नालियों से एक बाहर की मुख्य सड़क पर जो नाले हैं उनसे पानी जल निकास प्रणाली की गई है। घर का आंगन का गेट यानी कि मुख्य द्वार मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे की गली में खुलता है, ताकि भीड़ पर जो मुख्य सड़क है ना तो उसमें गंदगी हो और ना ही उसमें कोई जाम या ट्रैफिक लगे। इसका भी विशेष प्रबंध किया उन लोगों ने। यानी कि पूरी की पूरी सभ्यता ऐसी जो विकसित है। उसके बाद अगर बात करें निचले शहर में तो साफ सफाई का विशेष ध्यान, खासकर नाली का। जैसे कि आज सीवर लाइन होती है, यानी कि नाली का पानी एक गड्ढे में, फिर उससे अगले गड्ढे में, इससे अगले गड्ढे में, यानी कि एक व्यवस्था बनाई हुई है पूरी की पूरी। यानी कि छोटे नाले में, फिर बड़े नाले में, फिर उससे बड़े नाले में, और फिर सबसे बड़े नाले में पानी की ये व्यवस्था। इससे ये होगा कि आगे मिट्टी नहीं जाएगी और पानी सीधा पानी जाएगा। यानी कि फिल्ट्रेशन भी पानी पर ध्यान दिया, यानी कि पानी भी गंदा नहीं होना चाहिए। यानी कि वो रीयूज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो आज की सभ्यता में मुख्य रूप से एक वजह रही है पानी की समस्याओं को। यानी कि वो पानी की समस्याओं को जानते थे। उससे आगे की बात करें तो यानी कि इससे वो लोग यहाँ से निकाली गई मिट्टी को साइड इफेक्ट, और इसको मुख्यतः इनको ढक्कनों से ढका गया है। नालियों को, जो नालियाँ बनी हैं उन्हें ढक्कनों से ढका गया, ताकि जो रोड का कूड़ा कचरा है वो नाली में ना जाकर गिरे। यानी कि अगर देखें तो हड़प्पा सभ्यता अपने आप में एक विकसित सभ्यता है। आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या रही है हड़प्पा सभ्यता। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हड़प्पा सभ्यता के नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।